नमस्कार दर्शकों, हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले जेनाइटल कैंसर के बारे में, जो एक भयानक और घातक रोग माना जाता है और पिछले कुछ सालों में ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अक्सर महिलाओं को इसका पता उस वक्त लगता है जब ये काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन उस समय काफ़ी देर हो चुकी रहती है। हमारा उद्देश्य आप लोगों में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि सही समय पर लक्षण पता चलने पर इस पर जीत हासिल की जा सकती है। और याद रखिए, कैंसर लाइलाज नहीं है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी इस चर्चा में हमारे साथ है चंद्रपुर की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनन्या दीक्षित। डॉक्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा कि ये बहुत भयानक और घातक रोग माना जा रहा है, तो महिलाओं में होने वाले कैंसर के कौन कौन से टाइप है, और सबसे पहले तो शुरुआत ये करते हैं कि कैंसर है क्या। कैंसर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन यानी कि ये बढ़ने पर भी कभी घातक नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है। एक होता है मतलब मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट यानी कि ये घातक है और घातक आगे जाके और बढ़ेगा। ऐसे दो प्रकार का हो गया। जैसे कुछ लोगों को मस्सा वगैरह होता है, ये बिनाइन ग्रोथ कहते हैं इसे। अगर वो मस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या उसमें और कोई चेंजेस लग रहे हैं, तो हम उसकी और एग्जामिनेशन करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि कहीं मैलिग्नेंट तो नहीं है। इस तरीके से डिफरेंस दो कैंसर्स के होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेनली जेनाइटल कैंसर के, मतलब जननांग के कैंसर्स। जितने पार्ट्स हैं उतने कैंसर हो सकते हैं। जैसे हम बाहर से शुरू करें तो वल्वा, हमारे गुप्तांग का वो पार्ट जो बाहर से दिखता है महिलाओं का, वो है हमारा वल्वा। उसके बाद अंदर की तरफ हम जाएं तो हमारे बच्चेदानी का एक मुंह जो वजाइना में खुलता है, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। उसके बाद और अंदर हम जाएं तो यूट्रस का कैंसर। उसके बाद और अंदर जाएं तो हमारे जो ट्यूब्स होते हैं जिससे अंडा ट्रैवल करके यूट्रस में आता है, वो कैंसर। और फिर बाहर जाएं तो हमारे अंडाशय का कैंसर। इसमें एक और कैंसर है, वो है हमारा वजाइना का कैंसर। ठीक है, ये हमारे इतने कैंसर्स हो गए। पर इसमें इन बातों को स्ट्रेस करने की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कैंसर बिना इलाज का नहीं है। इलाज है उसका, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। आप सही समय पे उसे पकड़ पाएँ तो आप उसका सही समय से इलाज कर पाएँ। अगर आपने उसे लेट पकड़ा है तो इलाज तो ज़रूर होगा, लेकिन चांसेस वेरिएबल होने लगते हैं। फिर आपकी उम्र के हिसाब से, आपको कोई बीमारियां हों उसके हिसाब से, आपका इस वक्त कैंसर की ग्रोथ किस तरीके की है, किस तरीके से और कितने फास्टली वो ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने बोला हार्मफुल है, तो मतलब कितने तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से। और जो भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उस पर बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तब कि अगर मैं यही चीज़ को ऐसे स्टेज में पकड़ूंगी जब वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया है, मतलब नॉट सो हार्मफुल स्टेज जो होती है, जिसमें वो अभी तक तब्दील नहीं हुआ है हार्मफुल वैरायटी में, अभी तक बिनाइन स्टेज में ही चल रहा है। अगर मैं उस इन्फेक्शन को, उस डिसीज़ को तब पकड़ लेती हूँ तो मैं उसको कैंसर में बढ़ने से रोक दूँगी, या शायद कैंसर में जब वो बदलने वाला होगा उसको बहुत जल्दी पकड़ लूँगी, है ना। तो इसलिए आप जानोगे तो तभी ना, जब आपको उस चीज़ को समझने की समझ होगी, आपके पास आँख होगी, तभी तो आप देखोगे। तो इफ़ यू हैव टू हैव एन आई फॉर इट। सो वो जानने के लिए आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है, आपको पहले ज्ञान होना ज़रूरी है कि है क्या, कैसे समझना है, कैसे पकड़ना है, डॉक्टर के पास पहुँचने तो कैसे होता है। अब जो हमारे इंडिया में कॉमन कैंसर्स हैं, उसमें जो दो कॉमन कैंसर्स हैं वो हमारे जेनाइटल के हैं, सर्विक्स और ओवरी। एक हम बहुत पकड़ने के लिए उस स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, उसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, और दूसरे को पकड़ने के लिए मेथड्स नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन वो भी बहुत कॉमन है। तो जो ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर है, मतलब कि पूरे विश्व में जितने कैंसर्स हो रहे हैं जेनाइटल्स के, विमेन के, उसमें से 20% कैंसर इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा बर्डन इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इतने सारे कंट्रीज़ में से एक कंट्री 20% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमें अगर अपने देश की हेल्थ कंडीशन को सुधारनी है, बर्डन कम करना है, तो उसके बारे में हमें जानना होगा, और जानने के लिए ये शो के थ्रू एक छोटा सा एफर्ट है।
जैसा कि आपने बताया वल्वल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी आपने बताया, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले बताइए वल्वल कैंसर के बारे में। सो वल्वल कैंसर जो होता है वो थोड़े ओल्ड एज में आना शुरू होता है, जैसे कि अराउंड 70s, जब आपकी मासिक पारी बंद हो चुकी होती है उसके बाद। सो मासिक पारी बंद होने के बाद आपके स्किन के चेंजेस होते हैं, वहाँ के टेक्सचर के चेंजेस होते हैं, नमी वगैरह उतनी नहीं रहती है, तो काफ़ी समय में आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ का नॉर्मल टेक्सचर कैसा है। अगर आपको वहाँ पे कोई भी चेंजेस पता चलते हैं, जैसे कि कोई भी स्किन रिलेटेड चेंजेस हैं, कोई टेक्सचर जैसे मैंने बताया रिलेटेड चेंजेस हैं, कोई न्यू ग्रोथ पता चल रही है, जैसे वहाँ पे आपको एक तिल आना जैसा शुरू हो रहा है, कोई काला दाग है। सो जो दाग होता है, ये जो तिल वगैरह होते हैं ना, ये स्किन के कंडीशन होते हैं, म्यूकोजा के नहीं होते। मतलब कि जो वल्वा है वहाँ पे बाहर ये सब नहीं, या आउटसाइड एरिया में रहेगा, लेकिन अंदर के साइड नहीं होगा कुछ भी। तो अगर आपको वहाँ पे कोई ग्रोथ लग रही है तो आप उसको जाके चेक करवाइए, क्योंकि वो एक नॉर्मल साइन नहीं है वहाँ की ग्रोथ होने का। अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसा जैसे लग रहा है कि स्किन में कोई ऐसी परत जैसी आ रही है, तो आप जाके चेक कराओ। अगर आपको एक्सेसिव डिस्चार्ज वगैरह दिख रहा है वहाँ पे, या वाइट दिख रहा है, तो आप जाके चेक कराओ। इसके अलावा वहाँ पे आपको कोई सेंसेशन में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दर्द है वगैरह, कुछ अजीब फील हो रहा है, तो कराओ। एनीथिंग आपको जो नॉर्मली अपनी बॉडी में नहीं मिलती थी और अब वो दिख रही है, तो अपना जाके असेसमेंट कराओ। देखो, ऐसा नहीं है कि हर कोई जिसको वाइट डिस्चार्ज होता है वो कैंसर ही होता है, नहीं। लेकिन एक पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब कि मासिक पारी बंद होने के बाद वाली महिला जिसको डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जिसको वहाँ पे बार बार इन्फेक्शंस पता चल रहे हैं, या फिर जिसको स्किन चेंजेस पता चल रहे हैं, उसको ज़रूर जाके मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का प्रीपॉन्डरेंस ज़्यादा होता है ऐसी कंडीशंस के लिए। मतलब कि उनका झुकाव ज़्यादा होता है कैंसर की तरफ बढ़ने के लिए, इसलिए चेक कराइए। ये कैंसर, अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। लेकिन ये हम नहीं जानते कि किसको होने वाला है, किसको नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे हम जेनेटिक कंडीशन की बात करते हैं, तो हर कैंसर का जितना भी होता है वो कैंसर, समझो एक कोई कैंसर है, बाकी कैंसर में वो सिर्फ 50% ही है, या वो सिर्फ 30% ही है। तो वो जो 30% है, ऐसा नहीं है कि 30 के 30% उसको अपने जीन से मिला है, उसके माता पिता किसी को था इसलिए उसको आया है, ऐसा नहीं है। उस 30% का भी जो 10% 20% होता है ना, सिर्फ वो होता है जो हमें जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, 10 to 20% सिर्फ, बाकी नहीं। बाकी हमारे जो चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, इवोल्यूशन हमारा होता है, हमारे लाइफ साइकिल चेंजेस होते हैं, हमारा खान पान जो होता है वो अफेक्ट करता है, हमारे जो डिसीज़ेस, हमारे इन्फेक्शंस, बार बार होने वाले इन्फेक्शंस, ये सब अफेक्ट करते हैं। सो अपनी जो पैटर्न है लाइफ का, उसे ध्यान में रखो। सो जो नेक्स्ट कैंसर की हम बात करेंगे वो है सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जेनाइटल कैंसर्स में। सर्वाइकल कैंसर, मैंने आपको अपने काफ़ी सारे अभी तक के एपिसोड्स में इस चीज़ का जिक्र किया है कि सर्विक्स वो पार्ट है यूट्रस का जो वजाइना में खुलता है, बच्चेदानी का मुंह है, बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है, सो वो है सर्विक्स। सर्विक्स का जो कैंसर है वो काफ़ी कॉमन है, बहुत कॉमन है। और इंडिया में मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है और जो ग्लोबल मोस्ट कॉमन कॉज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे कॉमन रीजंस में आता है HPV वायरस का इन्फेक्शन होना, हमारे कॉमन रीजंस में आता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना, मतलब एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ आप एक्टिव रहना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, मतलब कि बिना किसी प्रोटेक्शन का, बिना कोई कॉन्डम यूज़ किए इंटरकोर्स करना। नेक्स्ट होता है आपके पार्टनर का अफेक्ट होना, तो आप अफेक्ट हो रहे हो। फिर हमारे कॉज में आता है कि आपका बहुत अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाना, मतलब कि 13-14 साल के बच्चों ने सेक्सुअल एक्सपोजर शुरू कर दिया है। अब और इंडिया में इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है, वो है हाइजीन मेंटेन ना करना। नीचे गंदा पानी जा रहा है, बास आ रही है, इन्फेक्शन है, आप ध्यान नहीं रख रहे हो। पीरियड्स के टाइम आप रेगुलरली पैड नहीं चेंज कर रहे हो, उस जगह की साफ़ सफाई ढंग से नहीं रख रहे हो। अब ये 1-2 बार अगर आपका ऐसा होता है कि आप नहीं कर पा रहे हो चेंज, तो उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी ये लाइफ साइकिल ही रही है और लाइफ स्टाइल ही रही है कि जब से पीरियड्स आए आप तब से वैसे ही रह रहे हो बिना हाइजीन मेंटेन किए जब तक पीरियड्स बंद नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपका pH चेंज होगा, आपका लोकल एटमॉस्फेयर वहाँ का चेंज होगा, वैसा है। अब सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो पॉसिबल होती है।
हमने अब शुरू किया है कि जो भी महिला सेक्सुअली एक्टिव है, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप की हो, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हुई है 21 साल में, तो उसके 3 साल बाद उसके हम कैंसर की टेस्ट शुरू करेंगे। स्क्रीनिंग, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्रोफाइल करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे। जैसे 21 साल की है तो मैं उसके 24 साल से पैप स्मीयर टेस्ट करूँगी। पैप स्मीयर टेस्ट क्या है? पैप स्मीयर टेस्ट होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें से हम ऐसे बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सॉफ्ट सा एक, जैसे जॉनसन बेबी बर्ड होता है रुई लगा हुआ, वैसे ही रुई लगा हुआ एक होता है, उसमें हम सिर्फ ऐसे मल देते हैं और उसको स्लाइड में करके हम दे देते हैं। ये होता है। इसमें दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। आपको इसके बाद नॉर्मल आप एक्टिविटी ना कर पाओ, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। आप ओपीडी में आते हो तो बिना एनेस्थेशिया के आपको ओपीडी में हम इसका टेस्ट करके वापस भेज सकते हैं और 1.5-2 दिन में इसका टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, डिपेंडिंग आपके शहर में आपकी लैब है या नहीं इसको टेस्ट करने की। अगर नहीं है तो मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बस। और ये टेस्ट इसलिए पॉसिबल है, इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है, 98-99% है। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो होती है, इससे हम पता लगाते हैं कि कितना सटीक है इसका टेस्ट का रिजल्ट। इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है इस टेस्ट की, 96.8% की है। तो मतलब वो काफ़ी हद तक आपके कैंसर्स पकड़ सकता है। उसके अलावा अगर ऐसा है कि आपने 25 साल वगैरह में नहीं कहीं सेक्सुअल एक्सपोजर शुरू किया है, या फिर आज तक आपको कोई सिम्टम नहीं आया और आप ऑलरेडी 35-40 इस एज के पहुंच गए, तो 35 से ऊपर जितनी भी महिलाएं उनको हर साल पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए। पैप स्मीयर टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है पेप एंड कलाउ, लेकिन इसे पैप स्मीयर टेस्ट से जाना जाता है, PAP। ये करवाना चाहिए। आपको कोई सिम्टम हो, आपको सिम्टम ना हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो या ना हो, ये कराना ही है। इसे रूटीन की तरह आपने रखी, जैसे हम रूटीन बॉडी चेकअप कराते हैं कि हर साल एक सोनोग्राफी होनी चाहिए, हर साल हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, वैसे इसे भी आप कराओ, ठीक है। अब इस कैंसर में आपको क्या क्या हो सकता है? इस कैंसर में आपको डिस्चार्ज आएगा, ये लंबे समय तक इन्फेक्शंस होते रहना, बार बार इन्फेक्शन होना, आपके डिस्चार्ज का थोड़ा बदलना कंसिस्टेंसी, जैसे मोटा बहुत ज़्यादा रहना, एकदम सफ़ेद या फिर एकदम हरा, ऐसे टाइप के डिस्चार्जेस होना। उसके अलावा आपके वहाँ पे स्मेल आना, या फिर प्लस माइनस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी कुछ हो, लेकिन ये उसके साइंस हैं। और जब आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन हो तब आपको पता चले वहाँ पे कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो अफेक्टेड ज़्यादा है, या फिर आप समझो कि आपका जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध रखते हैं तो संबंध रखने के बाद आपका ब्लीड हो रहा है, ऐसा। ये सब आपकी चीज़ें हैं जिससे हम अलार्मिंग साइन कहते हैं कि आपको जाके अपने एक बार इवैल्यूएशन कराना है। ये हमारा सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर ऐसा होता है कि जो बहुत लेट प्रेजेंट करता है। इसके मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 30 इयर्स में ये होगा। अगर आपको ये 30-45 इयर्स में हो रहा है तो करीब आपको 20-25 साल के होंगे तब से शुरू हुआ होगा, तब जाके वो आपकी 35 इयर्स तक समझ में आया कि कैंसर की तरह प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है, उसमें ट्रीटमेंट का समय नहीं मिलता उतना। तो हाँ, तो कैंसर का विरुलेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, किस टाइप का है। और दूसरा एक बहुत ही बुरी बात होती है कैंसर की ये कि पहले वो कोई तकलीफ़ नहीं देता है, उसका दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आप अगर उस स्टेज में उसे अवॉइड करते जाओ, या फिर आपने अपने रेगुलर चेकअप नहीं रखे कि आपको नहीं समझ पता है लेकिन आपके डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि आपने रेगुलर कोई विजिट्स नहीं रखी, तो वो कब पता चलेगा? जब उसका बहुत साइज़ बढ़ गया होगा, जब वो ऑब्वियसली साइंस एंड सिम्टम्स से प्रेजेंट करेगा ही, तब वो पता चलेगा। जैसे कि वो एकदम पेनलेस रहेगा आपके पहले की स्टेजेस में, अब वो बहुत बड़ी स्टेज में आ गया है तो उसके पेन वाले सिम्टम्स आने शुरू होंगे, मेनली उसके बाहर के कारण, मेनली बिकॉज अब वो फैल गया है, उसने आसपास की इम्यूनिटी पूरी ख़राब कर दी है, ड्रेनेज पूरा जो लिम्फेटिक होता है, वेनस होता है, इन सबको अफेक्ट कर दिया, लिम्फ नोड को अफेक्ट कर दिया, तो उसके पेन के वगैरह सिम्टम आने शुरू होंगे। इसलिए क्योंकि ना ये बहुत ही शांति से शातिर तरीके से फैलता है, पहले पकड़ में ना आए इसलिए दर्द नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं प्रेजेंट होंगे ऐसा। और तब अगर आपको कोई अपने बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं, जैसे मैंने बोला जैसे मस्सा आ गया,
कोई तिल आ गया जो पहले नहीं था, अब वो बढ़ रहा है और आपने बोला कि छोड़ो इसका कोई दर्द वर्द तो है नहीं, इसको क्या ही करना है, बढ़ रहा है बढ़ने दो, तो आपको प्रॉब्लम होएगा। क्योंकि वो पकड़ वाले जब तक आप उसको रोक सकते थे उस स्टेज में, तो आपने ऐसे ही उसको क्रॉस होने दिया। अब वो स्टेज बढ़ गई है तो वेरी होता है फिर रिजल्ट। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर कौन से कैंसर? सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर। उसके अलावा हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर, पर अभी हम गुप्तांग की बात कर रहे हैं, तो जननांग में हमारे पास 2 कैंसर हैं, सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर। अच्छा, अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कौन कौन से चेंजेस करे जैसे हम बच सके उससे? पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल चीज़ दिख रही है तो पकड़िए। अगर आपकी कोई जेनेटिक प्रिपॉन्डरेंस है, मतलब कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का कुछ है, तो पहले से उसके टेस्ट वगैरह, उसकी स्क्रीनिंग शुरू रखिए। अपने आप को लाइटली मत लीजिए कि मदर को है, मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, मेरी मम्मी की बहन को था, मेरी मम्मी को तो नहीं है। इट कैन ट्रैवल, मतलब उनमें शो अभी तक नहीं किया है, पर हमें भी नहीं पता मदर में कब शो कर जाएगा। और दूसरा कि आपके जीन्स में है वो, तो उसे आप तक वो हो सकता है, अपना टेस्ट कराओ। नेक्स्ट होता है कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करो सर्वाइकल कैंसर के लिए। अगर आपको कोई लोकल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे जल्दी ट्रीट करो, उसे बार बार मत होने दो आपके वायरल कैंसर के लिए। आपके महीना रुकने के बाद जो भी चेंजेस हो रहा है उसको ध्यान रखो, ऐसा टाइप का। स्क्रीनिंग मेथड्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको सिम्टम हो या ना हो वो उसके पहले उसको स्क्रीन करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं हम स्क्रीनिंग मेथड। अगर आपको डिसीज़ होने के बाद हम कुछ करते तो वो होता है ट्रीटमेंट, ये है स्क्रीन। तो अपने रेगुलरली अपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए, जिससे कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसे पहले पकड़ लें। फिर आपके होते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे होते हैं। अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर अवॉइड करो। अब एक चीज़ होती है कि हमें पेशेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि आप हमें ओसी पिल देते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो उससे भी होता है क्या? आपने कोई मुझे दवाई दी उससे भी होता है क्या? तो ऐसी बात है कि जब डॉक्टर आपको मेडिकेशंस देते हैं तो वो मेडिकेशंस बहुत ही हम मॉनिटर करके रखते हैं। ऐसे एक साथ 4-5 साल तक नहीं खींच रहे होते हम ओसी पिल्स। आपको कोई भी दवाई हम वैसे नहीं देते कि जब आपके रेगुलर टेस्ट ना हम कर रहे हों। जैसे मुझे अगर डाउट है कि आपके लिवर में कोई तकलीफ है तो मैं लंबे समय तक ओसी पिल नहीं दूंगी। अगर मुझे पता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप 35 से ज़्यादा उम्र के हैं, तो मैं आपको ओसी पिल नहीं दूंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो हम ध्यान रखते हैं, बिकॉज आई हैव गिवन यू द ट्रीटमेंट, तो मैं आपको उसके हिसाब से फॉलोअप बताती जाती हूँ। कोई डॉक्टर कभी खुद से आपको गलत मेडिकेशन नहीं देगा, लेकिन मेडिकेशन के अगर कोई आपको साइड इफेक्ट सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम उसको मॉनिटर करके काफ़ी चीज़ों को हम रोक सकते हैं। 100% आप चीज़ों को नहीं रोक सकते हो, लेकिन काफ़ी हद तक आप रोक सकते हो और आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आप कोई मेडिकेशन खुद से ले रहे हो, अनप्रिस्क्राइब्ड है, आपकी ओसी पिल आप कंटिन्यू कर रहे हो, ये मैं ओसी पिल का ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको इफेक्ट होगा इस पर इस तरीके से। इसलिए अपने डॉक्टर जो सर्वाइकल कैंसर है उसका ओसी पिल से उतना ऐसा कोई है नहीं रिलेशन। आप 3-4 साल तक अगर कंटिन्यूसली लेते हो तो आपके चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण आपके चेंजेस बाहर दिखते हैं जो पकड़ में आए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म ओसी पिल से नहीं होता है। सो एक ओसी पिल एक फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर में, जो हम पकड़ के बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओसी पिल लिया तो आपको कैंसर हुआ। जैसे मैं बताया, उसका ड्यूरेशन, उसका डोसेज, उसका यूज़ कैसा किया गया है उस पे है। हर ओसी पिल यूज़र कैंसर के लिए नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसीलिए भी लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास। हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत वेरी करता है कि आपको कौन से टाइप का कैंसर है, वो किस तरीके की दवाइयों को रिस्पॉन्ड करेगा, कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या ऑपरेशन इस वक्त पॉसिबल है, इसको रेडियोथेरेपी लगेगी, कीमोथेरेपी लगेगी। ऐसे बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं जो हम ट्रीटमेंट में समझते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, प्लान ट्रीटमेंट करते हैं। सो पेनफुल जो बात होती है, पेन कैंसर जितना आपको पीड़ा देगा उससे कम ही देगा आपका ट्रीटमेंट पेन। और प्लस आपके ट्रीटमेंट जो भी कीमोथेरेपी वगैरह शुरू रहेगी, उसमें जो भी आपको दर्द होगा, जो भी तकलीफ़ होगी, आपके डॉक्टर उसको आपको वेल मॉनिटर करके रखेंगे और जितना हो सके कम तकलीफ़दायक बनाएंगे। सो ट्रीटमेंट से मत घबराओ, कैंसर से घबराओ।
कैंसर जिस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा तो खामखा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, आप ट्रीटमेंट से कतरा रहे हो, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी मतलब ड्यूरेशन कम हो रही है। और आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ तो हो गई, मेरे बच्चे तो हो गए, अब मेरे को आगे क्या ही करना है, ऐसे नहीं सोचते। लाइफ सरप्राइज़ अलग अलग तरीके से करती है और एक गिफ्ट है, उसे आगे बढ़ने दो, किसी और के हाथ में रहने दो, उसका चलना नहीं, चलना आपके हाथ में नहीं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये कैंसर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट भी धीरे धीरे ही शुरू होता है एकदम, मतलब ठीक से अगर कोई पेशेंट चाहे कि हमें फास्ट रिकवरी चाहिए तो ऐसा? तो जैसे कि हमारा सर्वाइकल कैंसर की हमने बात की, तो उसके स्टेजेस होती हैं, सिन 1, सिन 2, फिर उसके बाद जाके प्री कैंसरस, फिर इन्वेजिव, सस्पिशियस, इस तरीके से स्टेजेस से बढ़ता है वो। तो अगर मेरा पकड़ में जल्दी आ जाए सिन 1 में तो मैं रोक सकती हूँ उसको, है ना। अगर वो पकड़ में आता है सस्पिशियस तो मैं उसको मॉनिटर करके उसमें भी रोक सकती हूँ। मेरा पकड़ में आ रहा है कैंसर की स्टेज में एकदम, तो भी मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह का कैंसर है, लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, किस तरीके से बढ़ेगा, कॉमन है नहीं है, प्रोग्नोसिस कैसा है, इसका रिजल्ट मतलब कैसा है, उसमें भी समझ सकती हूँ। इसका बहुत हद तक डिपेंड करता है, मतलब सभी इसका कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके का कैंसर है, कितना फैल चुका है, इसका रिजल्ट कैसा रहने वाला है, जो भी हमारे हिस्टोपैथोलॉजी होती है उसके थ्रू हम समझते हैं। तो है कि किसी पेशेंट को फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए, किसी पेशेंट को स्लो ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर कैंसर को हम वैसे ही ट्रीट करते हैं कि ये तुम्हारी जान ना ले ले, इसलिए मैं इसको फास्टली ट्रीट करूँगी। मैं ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये तो कैंसर ऐसे ही होता है, बहुत कॉमन है, इसमें तो कुछ नहीं होता है, तो उसे छोड़ दो, आराम से ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर 80% लोग उसमें बच जाते हैं तो 20% वो भी होते हैं कि जिनकी डेथ हो जाती है। और मुझे नहीं पता कि मेरा पेशेंट 20% में आएगा या नहीं, तो वो मैं लक पे नहीं छोड़ने वाली हूँ। हर कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट ऐसा ही होता है, जैसे कि मुझे तुम्हें पूरी की पूरी तरीके से बचाना ही है और हर हाल में बचाना है। कई लोग जो है इसका बहुत कॉस्टली होता है ट्रीटमेंट, उसकी वजह से भी नहीं करवा पाते। आपके लिए कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्ड हैं, आपके लिए काफ़ी सारे स्कीम्स बनाई हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, और जैसे आप कैंसर इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वहाँ पे भी आपके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ काफ़ी सारे हैं, आपकी स्कीम्स हैं, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है वैसा है। मैं हमेशा ये बात आपको कहती हूँ कि आप एक दो ऐसी जो चीज़ें होती हैं सौंदर्य वगैरह की, इसको आप 1-2 कम खरीदो एक साल में और अपने रेगुलर चेकअप कराओ। तो आपको तब नहीं पता चलेगी कोई चीज़ जब वो बहुत बढ़ गई और आपको फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत बड़ा आएगा आपकी फैमिली पे। आप कम उसमें पकड़ सकते हो तो आपका खर्चा भी कम लगेगा। एक तो ये है कि खुद ध्यान रखो अपने हेल्थ को और हर साल अपने कुछ टेस्ट कराओ ही कराओ। दूसरा है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करो जो आपके हिसाब से बने हों। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अगर आप कंसल्ट करने के लिए आप सक्षम हैं तो आप उस तरीके से अप्रोच करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं बैठ पाएगा क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा स्कीम्स नहीं हैं, उनके पास कम स्कीम्स है आपको ऑफ़र करने के लिए, तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाइए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बनी ही उस हिसाब से कि वो आपको हर तरीके से सेवा कर सके। वो गरीब इंसान के लिए ही बनी है कि हर गरीब वहाँ जा सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस देश में आपकी हेल्थ के लिए कुछ नहीं है और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करिए। कैंसर इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ कैंसर का इलाज होता है, तो उन लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स ऑफ़र की होती हैं आपके लिए कि आप इस तरीके से आगे बढ़ो, आप ये वाले उसके अंदर बैठ जाओ, ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतर होगा इस तरीके से। तो उसमें आपके टेस्ट वगैरह भी इंक्लूडेड रहते हैं, वहाँ अप्रोच करो। देयर आर ऑलवेज आंसर्स, आपको वो आंसर्स को तक पहुँचना होता है। आप और आंसर्स के तक तभी पहुँचोगे जब आप राइट सवाल पूछोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा क्या है कैसा है, तो आप हवा छूटे बलून की तरह इधर उधर फैलोगे, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, ये जो बताया जेनाइटल कैंसर जो है महिलाओं का, तो ये क्या कैसे स्प्रेड होता है? जैसे लोगों में मिथ्स है कि नहीं उसको वो वाला कैंसर है तो उसके कपड़े मत पहनो, उसकी कोई चीज़ यूज़ मत करो। नहीं, इस तरीके से कैंसर नहीं फैलता है कि कपड़े वगैरह से छूने से चले जाए। लोकल इन्फेक्शन उस तरीके से फैलता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी को पता है कि कैंसर है तो उसके प्रति संवेदनशीलता से बिहेव करना चाहिए।
वी कैन, आई कैन, ये अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही कैंसर डे का थीम रहा है। जैसा कि आपने आज जाना कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव और इसे काबू करना संभव है, तो आइए आज के दिन हम अपने आप को कैंसर से बचाने का संकल्प लें और सभी जानने वालों को उसके खतरे के प्रति आगाह करें। एक रिमाइंडर आपके लिए ये भी है कि आपके हेल्थ से जुड़े या इस बीमारी के संबंध में आपका कोई भी सवाल हो और आप उसका समाधान चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। इसके संबंध में चर्चा हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में भी। तब तक के लिए खुश रहे और अपने सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।